हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज की क्लास आपने देखा कि हम हिस्ट्री, सिविक्स या पॉलिटी आप जिसे बोलते हो, और ज्योग्राफी, ये तीनों के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। न्यू क्वेश्चंस रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हर एक क्लास में बताते आया हूँ कि यार, अगर आपको आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है और पढ़ने में अगर आप इंटरेस्टेड हो, मेहनत करने में आप इंटरेस्टेड हो, तो आपको जो ये फ्री प्लेलिस्ट दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी दिया हुआ है। इस प्लेलिस्ट में लगी हुई हर क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। A to Z आपको सारी की सारी क्लास करनी है, चाहे वो 2023 की हो, चाहे वो 2021 की हो, चाहे वो 2022 की हो। इससे आपको नहीं मतलब है। जिससे आपको मतलब है वो ये कि वो उसमें कंटेंट है। हर एक क्लास में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस कवर कर लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा। उस कॉन्फिडेंस जो आपको चाहिए वो डेवलप हो जाएगा और उस कॉन्फिडेंस तक आप पहुंच जाओगे। बट वो चीज़ थोड़ा सा टाइम टेकिंग है डेफिनेटली, बट यू ऑल कैन डू इट, आई एम वेरी श्योर। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस, उसके बाद फिर सिविक्स एंड देन ज्योग्राफी फॉलो अप होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड महावीरा बॉर्न इन विच स्टेट? लॉर्ड महावीरा का जन्म किस राज्य में हुआ था? नेपाल, सिक्किम, बिहार या फिर अरुणाचल प्रदेश? सो लॉर्ड महावीरा जी का जन्म आपका हुआ था ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। बर्थ प्लेस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ तीर्थंकर, मतलब राज्य एक है बट वहाँ पे पहले तीर्थंकर और चौथे तीर्थंकर का जन्म हुआ था। तो वो कौन सा राज्य है? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अयोध्या। अयोध्या में आपके फर्स्ट मतलब कि ऋषभ देव और फोर्थ मतलब अभिदानंद नाथ का जो है जन्म हुआ था। कहाँ पे? अयोध्या में। ध्यान रखना है, पहले और चौथे तीर्थंकर का जन्म एक राज्य में हुआ था, एक ही राज्य में हुआ था, जिनका नाम जिस स्टेट का नाम है अयोध्या। और फर्स्ट तीर्थंकर भी आपको पता चल गया कि कौन है, ऋषभ देव। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फोर्थ तीर्थंकर कौन है? अभिदानंद नाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चंस करवाए थे जब पिछली क्लासेस में, तो कुछ स्टूडेंट्स के डाउट है कि सर वेद और वेदांगाज में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए वो डिफरेंस को हम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं वेदांगास के बारे में। देखिए, वेदांगास आपको, अगर मैं ये जो पूरा लिखा हुआ है वो तो आप पढ़ सकते हो। मेन जो है वो आप ये देखिए कि यहाँ पे 6 वेदांगास होते हैं। ठीक है, वेद्स अभी हम देखेंगे, लेकिन वेदांगास आप देख लीजिए। शिक्षा, चंडा, व्याकरणा, निरुक्ता, ज्योतिषा और कल्पा, ये 6 वेदांगास होते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी डिटेल मैंने ऊपर मेंशन करी है, उसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 6 जो वेदांगास होते हैं, याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाउ मैनी वेदांगास वी हैव, आप कहोगे 6। लेकिन जब पूछेगा हाउ मैनी वेदास वी हैव, तब आप आंसर करोगे 4। ठीक है, ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेदा है, ये भी क्वेश्चन बनता है, याद रखना है। अथर्ववेदा में आपको जो मैजिक्स होते हैं उसके बारे में बात की गई है। सामवेदा में आपके जो म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में, संगीत, एस फॉर सामवेद, एस फॉर संगीत के बारे में बात की गई है सामवेद में। और यजुर्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं, लेकिन वेदांगाज हमारे पास 6 हैं। याद रखेंगे, शिक्षा, चंडा, व्याकरणा, निरुक्ता, ज्योतिषा एंड कल्पा। आई होप आपको अब ये वेदा और वेदांगास के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो उस यहाँ पे पढ़ लें इसको। बाकी क्वेश्चंस तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग अभी हाई स्कूल और इंटर में भी आपका जो इंग्लिश है, उतनी इंग्लिश तो आप सभी को आती ही है, तो उसमें कोई भी किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी महाजनपद्स, कितने महाजनपद्स थे हमारे पास? 10, 12, 15 या फिर 16? तो आप कहोगे सर 16 महाजनपद हमारे पास हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि आपको हर एक महाजनपद का जो कैपिटल है वो याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो 16 के 16 महाजनपद। और अगर आपने क्लास की है ढंग से तो आपको जीके वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें हमने करवा भी रखा है हर एक महाजनपद के कैपिटल के बारे में। आप में से जिसने भी वो क्लास की है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय रामपाला, धर्मपाला, नंदपाला या फिर मणिपाला? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है वो ऑप्शन बी धर्मपाला जी के द्वारा बनाया गया था, फाउंड किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मिहिरा भोज वॉज द रूलर ऑफ प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चालुक्यास या फिर गुप्तास? तो मिहिरा भोज वॉज द रूलर ऑफ, याद रखना है, प्रतिहारास करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग मौर्यन टाइम्स सीताध्यक्ष वॉज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पॉलिसीज़। सीताध्यक्ष मतलब हम किसको कहते थे? पॉलिसीज़ बनाने वाले को, एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड था उसको, फार्मिंग से जो रिलेटेड था उसको, या ट्रेनर एक होता है उसको, किसको कहते थे हम? सीताध्यक्ष, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जो एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जो एग्रीकल्चर होता था उसको हम सीताध्यक्ष कहते थे, याद रखना है, ठीक है। मॉडर्न टाइम्स के समय हर एक जो ऑफिसर है वो आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो गुप्ता, मौर्यंस, चालुक्य और राष्ट्रकूटास। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं आपको ये बोलूँगा कि आपने जितना पढ़ा है उन सब चीज़ों का रिवीजन अब करना स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे। और जितना आप रिवीजन करोगे, जितना आपने पढ़ा है, जितना आप उस चीज़ को रिवीजन करोगे, उतना आपके दिमाग में वो चीज़ें बसी जाएंगी, ठीक है, इस्टेब्लिश हो जाएंगी, जिससे आप भूलोगे नहीं। क्योंकि ये जो एक जनरल प्रॉब्लम होती है सभी स्टूडेंट को कि सर मैंने पढ़ा तो था बट एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम मैं भूल गया, तो वो रिवीजन की कमी से होता है। ज़्यादा नया नया के चक्कर में भागोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन आपको ये लगेगा कि मैंने रिवीजन कर लिया होता। तो ध्यान रखेंगे, मार्क माई वर्ड्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए गुप्ता। गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री हम कहते हैं गुप्त काल को, ठीक है, गुप्ता के काल को, गुप्ता के पीरियड को। नेक्स्ट है सोमनाथ टेम्पल पर किसने अटैक किया और लूट लिया? हु अटैक्ड एंड लूटेड सोमनाथ टेम्पल? महमूद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार काकी या फिर मोहम्मद कासिम, ठीक है, ऑप्शन डी कासिम है यहाँ पे करेक्ट आंसर। बहरहाल हम अगर बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1026 एडी में महमूद गजनी ने, ठीक है, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था, जो कि गुजरात में है, आपको ये भी पता होना चाहिए, और लूटा था 1026 एडी। किसने? महमूद गजनी ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज तरंगिणी वॉज रिटेन बाय, आंसर आपके सामने आ गया है, याद रखना है, राज तरंगिणी जो है कल्हन के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है सिविक्स या पॉलिटी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड बाय विच आर्टिकल? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 61। 61 से, आर्टिकल 61 से हम प्रेसिडेंट को जो इम्पीच करते हैं उसका प्रोसेस आर्टिकल 61 में दिया हुआ है, ध्यान रखना है। इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, अपने भारतीय संविधान में लिया है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अमेरिका, जर्मनी, रशिया, इंडोनेशिया। तुक्का लगाएंगे आप तो अमेरिका, और तुक्का लगाएंगे तो रशिया, और अगर ज़्यादा होशियारी करेंगे तो इंडोनेशिया। बट जर्मनी की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा जिसने पढ़ा नहीं है, और जिसने पढ़ा है वो डायरेक्ट ध्यान देगा कि भाई जर्मनी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी जर्मनी करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं। मनी बिल कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी हाउस में, या फिर स्टेट के कोर्ट में? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लोकसभा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मनी बिल का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल नंबर 110, 111, 112 और 114। करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप सोच रहे हो तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 110 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच आर्टिकल सेज दैट लोकसभा मस्ट हैव स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर? इसमें से कौन सा आर्टिकल बोलता है कि लोकसभा के पास एक स्पीकर
और एक डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए। आर्टिकल 90, आर्टिकल 92, आर्टिकल 87 और आर्टिकल 93। सो द राइट आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्टिकल 93। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और जो ऐसे थोड़े से टेढ़े मेढ़े आर्टिकल होते हैं, 93 आर्टिकल कोई नहीं पढ़ेगा, सब पढ़ के जाएंगे। आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 कई बार पूछ भी लिया जाता है, तो इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है, छोड़ भी नहीं सकते। बट ये जो थोड़े से ऑड वाले आर्टिकल्स हैं, अब ऑड वाले से ये मत समझ लेना कि आर्टिकल 93 है तो आर्टिकल 95 भी हम पढ़ लेते हैं, ऐसा ऑड नहीं। मतलब थोड़े से तिरछे मिर्चे हैं लेकिन ज़रूरी हैं। अब लोकसभा में एक जो मेन होता है वो स्पीकर होता है, उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर होता है, तो ये ज़रूरी भी है। ठीक है, तो इसलिए आर्टिकल 93 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, और सभी आर्टिकल्स पढ़ के जाने हैं, क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी नेशनल इम्पोर्टेंस है, ठीक है, सेवन सिस्टर्स जैसे आप बोलते हो, ठीक है, तो ये जो अगर हम बात करें आपका कौन से आर्टिकल्स में ये चीज़ें मेंशन है, तो आर्टिकल 51, आर्टिकल 19, आर्टिकल 47, आर्टिकल 49। करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ आर्टिकल 49 में हमें ये चीज़ बोला जाता है कि हमें प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन करना है जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं। ओके, मूविंग ऑन। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कैन बी 250। ये किस आर्टिकल से या किस आर्टिकल में बोला गया है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो भैया 250 हो सकती है, 250 हो सकती है। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ आर्टिकल 80। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी लोग मॉडल पेपर्स जो हमारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर ही, उसको आप देख सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में जाने से पहले। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और आपको एक आइडिया लगेगा वहाँ से किस तरीके से आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो मिक्सचर एज आ आने वाले। ठीक है, और देखो हमने पेपर तो नहीं बनाया है और ना ही हमें पता है कि किस क्या क्या क्वेश्चन आएगा, बट जो पैटर्न और जो लेवल और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंस रखते हैं वो सभी आपको करवाए जाएं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके का पैटर्न रहा है पिछले साल में, वो सभी आपको फॉलो अप करवाया जाए जिससे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको ईजी लगे। कोशिश पूरी है और इसी कोशिश से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप खुद के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, ये सवाल आप आज मिरर के सामने खड़े होकर ज़रूर पूछिएगा। और अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी भी टाइम है, शुरू हो जाइए। ठीक है, कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, और अगर आपको चैनल से नहीं भी पढ़ना है तो आपके पास अगर बुक भी है तो उसको भी आप पढ़िए। जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए। द मेन थिंग इज़ पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम इलेक्शन कमीशन इज़ इन विच आर्टिकल, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 324 में हमें इलेक्शन कमीशन की बात देखने को मिलती है। और जो मॉडल पेपर्स की मैंने बात बताई वो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मॉडल पेपर्स बाय 24/7 CA जोन, तो आपको बहुत सारे मॉडल पेपर्स दिखा देगा। आप अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे सब्जेक्ट को देखकर उसको अटेंड कर सकते हो कम्प्लीटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 21A। इसमें आपसे पूछा गया कि आर्टिकल 21A किस चीज़ की बात करता है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव और राइट टू लाइफ भी है, और राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी है। तो मोस्ट ऑफ यू विल गो विद ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग में से ऑप्शन बी के साथ या तो फिर ऑप्शन डी के साथ जाओगे, बट करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को 86 अमेंडमेंट से जो आया था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको 86 अमेंडमेंट। और यहाँ पे राइट टू एजुकेशन की बात कही गई थी, तो 21A में राइट टू एजुकेशन की बात है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और DPSP पूछा गया है कि किस पार्ट में बताया गया है। हमने जो पॉलिटी की क्लासेस करी हैं उसमें बताया है आपको हर एक पार्ट के बारे में, पार्ट 1 में क्या है, 2 में क्या है, टोटल पार्ट्स आपको बताएं, सब पार्ट्स बताएं, आर्टिकल्स भी बताएं। तो आप क्लासेस जब फॉलो अप करोगे और फिर उसके बाद जब आप मॉडल पेपर्स लगाओगे तब आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो। तो ध्यान रखेंगे DPSP आपको पार्ट 4 में देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ऐसे ही जितने भी पार्ट्स हैं हमारे 22 पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के,
तो 22 पार्ट्स आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, एंड सिमिलरली पार्ट 21 में क्या है और पार्ट 22 में क्या है, पूरा पार्ट 1 से पार्ट 22 तक। ओके, मूविंग ऑन, ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि आपको बताएगा कि भाई हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं? 42nd अमेंडमेंट को, प्रियम्बल को, फंडामेंटल राइट्स को, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को? करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा 42nd अमेंडमेंट को, जो कि 1976 में आया था, और इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप थके नहीं होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज़ ऑन, मतलब किस रिवर पर हमें पोलावरम जो ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये देखने को मिलता है? गंगा रिवर, गोदावरी रिवर, यमुना रिवर, या फिर सरस्वती रिवर? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गोदावरी रिवर पे हमें पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, जॉग फॉल्स आपको किस स्टेट में देखने को मिलता है? बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, या फिर नागालैंड में? जॉग फॉल्स शारावती रिवर पर है, ये भी आपको याद रखना है, और कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। कर्नाटक स्टेट में जॉग फॉल्स लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट मैन मेड लेक। लार्जेस्ट मैन मेड लेक जो है ये आपको बताना है कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, महाराणा प्रताप सागर लेक, लोनार सागर लेक, या फिर रोनल सागर लेक? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनने वाला है, गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक लार्जेस्ट मैन मेड लेक कहलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन इंडिया। तो लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड ये जो है आपका माजुली आइसलैंड होने वाला है। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलेरू लेक, कोलेरू लेक आपको किस स्टेट में देखने को मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला, या फिर कर्नाटक? कंफ्यूज हो सकते हैं आप, यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे दिए हुए। तो करेक्ट आंसर ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कोलेरू लेक आपकी आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। सलल प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? ये जो सलल प्रोजेक्ट है ये आपका किस रिवर पर है? रावी रिवर पर, चेनाब रिवर पर, सतलज रिवर पर, या फिर गंगा रिवर पर? गंगा रिवर की कभी कभी टोटल लेंथ भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखना है 25 ठीक है, 2525 किलोमीटर गंगा जी की पूरी लेंथ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का फिलहाल करेक्ट आंसर आपका चेनाब रिवर हो जाएगा। सालल प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, सालल प्रोजेक्ट इज ऑन रिवर चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट की ओर बहने वाली रिवर, नदी कौन सी है इसमें से? करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, साबरमती। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है नॉट आ सॉरी नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, इसमें से कौन सी कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो जो ऑप्शन ए है, वैगई इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी, सहायक नदी, ठीक है, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी नहीं है कावेरी की, तो वैगई आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ध्यान रखना है। अगला आपसे पूछा गया है कि इसमें लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस, सबसे बड़ी या लंबी सहायक नदी किसकी? इंदस की, रिवर इंदस की, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए, सतलुज है। ओके, सतलुज रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंदस। आगे बढ़ते हैं। सूरज कुंड लेक ये आपको किस स्टेट में देखने को मिलता है? पंजाब, हरियाणा, बिहार, या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में देखने को मिलता है, याद रखेंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई थिंक क्लास, हाँ इतने ही क्वेश्चंस थे आज की क्लास में। फैमिली में नए तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे कुछ क्लास के बीच में पूछे थे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे वो कंटेंट को पढ़ें और अपने एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। बाकी मैंने आपको बताया कि प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्टार्ट लर्निंग नाउ। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए।